हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज से हम एसएससी के जो पेपर हुए 2022 में वो पेपर स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम्स है CHSL उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड ये जो एसएससी CGL था 2022 का, ये मैंने भी दिया था। मेरा एग्ज़ाम था 20 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में, और मैंने उस एग्ज़ाम में मैथ्स में 50 में से 50 स्कोर किया है। एंड मेरा यही टारगेट है कि आप सभी भी 50 में से 50 स्कोर करो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो पी का भार है वो अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से कितना अधिक है, 4 किलोग्राम अधिक है। तो अपन मान लेंगे कि जो इसके तीनों दोस्त हैं उनका औसत भार x मान लिया। अब तीनों दोस्तों का औसत भार अगर x है तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल टोटल भार कितना आ जाएगा, 3 × x हो जाएगा। यानी कि 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ये तीनों दोस्तों का भार आ गया पूरा का पूरा। अब इसमें अगर p के भार को और जोड़ दें तो चारों का भार आ जाएगा। तो p का भार क्या बोला गया है कि इनके जो एवरेज है उससे 4 किलोग्राम अधिक है। और एवरेज कितना माना है अपन ने, एवरेज माना है x। यानी कि इसमें आप p की वैल्यू निकालोगे तो p का क्या निकलेगा, एवरेज प्लस 4। यानी कि एवरेज x है, इससे 4 अधिक है आपका किसका, p का। तो तीनों चारों का मिला के आपका भार आ गया टोटल 3x। तो तीनों दोस्तों का हो गया, और जो x + 4 है वो किसका हो गया, p का हो गया। अब चारों का आ गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि चारों दोस्तों का जो औसत भार है कितना दिया हुआ है, 55 किलोग्राम। p और उनके 3 दोस्त यानी कि 4 लोगों का कितना दिया हुआ है, 55। यहाँ से टोटल निकालेंगे कितना आएगा, 4 × 55। और ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी औसत भार है पूरा और ये भी पूरा भार है। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x और x, 4x + 4 बराबर 55 × 4 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप 4x के लिए निकाल लो। 220 में 4 गया तो 216। यहाँ से x के लिए जाएगी 216/4, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। यानी कि x जो एवरेज था आपका वो कितना आ जाएगा, 54। अब जो आपसे पूछा गया p का भार, तो p का भार कितना था, p का भार औसत से 4 ज़्यादा। औसत कितना आया, 54 आया। इससे कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 58। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है आपको, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों प्रतिमाह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या दिया आपको ए और बी के बारे में, इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और सेविंग दिया हुआ है। इनकम क्या दिया हुआ है, 11:13 के अनुपात में इनकम है। जो एक्सपेंडिचर जो सेविंग बचा व्यय है इनका वो 9:11 के अनुपात में। और जो सेविंग हो कितनी कितनी है, 4000 इसकी है और 4000 इसकी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 का × 11 हम करेंगे, 9 का × 13 हम करेंगे, कितना जाएगा, 121 - 9 × 11, हाँ 13 × 9 117। ये बराबर होगा किसके, 9 का × 4000 में कर देंगे, 11 का × 4 में कर 4000 में कर 9 चौक 3600 माइनस 11 चौक 44, 44 पे ला जाएगा, माइनस में नहीं होता अपना, 3600। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से, 21 में 17 गया, 4 बचेगा और यहाँ पे 8000 हो जाएगा। ठीक, एक की कितनी जाएगी यहाँ से, 2000 रुपये। अब बोला गया है कि इनकी इनकम का डिफरेंस बताओ। इनकम कितनी है, 11 और 13 के अनुपात में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। एक की वैल्यू अगर 2000 है तो 2 की कितनी जाएगी, 4000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगी अपनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ए पर एक स्पर्शरेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। यदि APC बराबर 62 डिग्री है तो लघुचाप AC का माप ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है आपको कि AC वृत्त O का व्यास है। तो ये वृत्त बना लिया अपन ने, इसका व्यास क्या रख दिया, AB रख दिया। ठीक, सी वृत्त पर ऐसा बिंदु जिससे BC को आगे बढ़ाने पर AB एक पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो A पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते अपन, ये मान लिया जाए कि ये आपकी ए पर स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, और जो सी है वो वृत्त पर ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर, यानी कि मान लो यहाँ पे आपका कोई बिंदु है और इसको आगे बढ़ा दिया, PSC पॉइंट है। ठीक, BC बिंदु को आगे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, वो बिंदु P पर मिलता है, यानी कि यहाँ बिंदु P हो गया। अब आपको बोला गया है कि APC जो है, APC ये दिया हुआ है आपको कितना, 62 डिग्री दिया हुआ है। तो लघुचाप AC, यानी कि ये जो चाप है आपका लघुचाप, ये वाला, इससे इसका माप बताना है। इसका माप यानी कि इसके द्वारा बना एंगल कितना होगा, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका इस लघुचाप के द्वारा,
ये एंगल कितना होगा, ये दोनों के बीच का लघुचाप है। लघुचाप की माप का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, तो ये एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका सेंटर अपन मान लेते हैं, ठीक। और अब देखो ये जो लाइन है आपकी, ये केंद्र से लेके स्पर्श रेखा तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी। और जो रेडियस होती है वो आपकी स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, यानी कि आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है 62। अब ये तो आप आराम से निकाल लोगे आप, 90 + 62 कितना हो जाएगा 152, ठीक। 152 को 180 में से घटा दो तो अपना ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल भी आएगा 10 में से 8 2 गया 8, 28 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे के बीच में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, त्रिभुज का तीनों एंगल का सम 180 होता है बस, इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में 28 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। यानी कि मान लिया जाए हम HCF को अगर x मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा उसका 56 गुना, यानी कि 56x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग दिया हुआ है आपको, एलसीएम और HCF का योग कितना दिया 1710 दिया हुआ है। तो 56x + x कितना हो जाएगा 1710, यानी कि 57x = 1710 हो गया। यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, 57 × 171 होता है 30 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। x की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और एलसीएम कितना आ जाएगा 56 × 30 हो जाएगा। अब बोला गया कि दोनों में से एक संख्या, दो संख्या है, दोनों में से एक संख्या आपको दूसरे दी हुई, दूसरे संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पता है सभी को, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है। फर्स्ट नंबर दिया 240, सेकंड नंबर निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया 56 × 30 और HCF कितना दिया हुआ है 30, ठीक। काटापीटी कर लो, 30 8 हो 200 और यहाँ पे 8 से कट जाएगा 56 7 बार, ठीक। 7 × 3 कितना हो जाएगा 210। ये सेकंड नंबर आ गया अपना, ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। आगे देखो अगला दिया हुआ है, पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको परिवार के विभिन्न मदों में होने वाली पैसे को दर्शाया गया है। अब पूछा गया आपसे कि बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च करने वाली कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तीनों का निकाल लो और कुल कमाई से परसेंटेज निकाल दो उसका। क्या क्या बोला है, बच्चों की शिक्षा, तो ये रहा बच्चों की शिक्षा। परिवहन ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद किराया रेंट हो गया। ये कितना आ रहा है 7 5 12 और 6 18, 70 50 और 60, तो 7 5 12 और 6 18, 180 डिग्री आ रहा है। टोटल कितना है 360। निकालना परसेंटेज है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 50% इसका आंसर हो नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। आपको पूरा का पूरा जो वृत्त होता है कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। इसमें से आपको यहाँ पे तीनों का निकाल कर कितना मिल गया आप लोग को 180 मिल गया। 180 जो है वो 360 का कितना डिग्री होता है ये आपसे पूछा गया, परसेंटेज होता है, ठीक है। आगे देखो अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। इसमें बोला आपको दिया गया है कि 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना होगा। यानी कि 140 और उससे अधिक, देखो 140 आपका यहाँ है, इससे अधिक ये वाली लाइन रहेगी, यानी कि 55 40 और 15, 55 + 40 + 15, इसका अनुपात निकालना है किससे 60 से 120 के अंदर प्राप्त करने वाले अंक। तो 60 से 120, 60 से 120, ये रहा आपका 60 और तो ये 2 आएंगे, तो 45 और 60 कितना हो जाएगा 45 + 60, तो 55 और 15 70 और 40 110 हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 तो 15 60 से 120 है ना, तो ये 60 यहाँ से स्टार्ट होगा, 32 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। 32 45 और 60, तो 105 और 2 107 137 आ जाएगा, तो 32 भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो 137 आ जाएगा। तो 110 अनुपात 137 हो जाएगा। इससे कट नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते हैं बहुत से बच्चे, बट जल्दबाजी में मत लगाना। आपसे पहले बोला है 60 से 120, तो 60 से 120 का कितना आ रहा है 137 आ रहा है। और उसके बाद पहले 140 से अधिक का बोला, तो 140 से अधिक यानी कि 110 आएगा पहले और फिर 137 आएगा, ठीक है। 110 पहले आएगा, 137 बाद में आएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा कि इसने जल्दबाजी में ये लगा दिया है तो, ठीक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न स्कूल के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी और कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक, आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो विद्यार्थी फेल हुए कितने दिए हुए हैं, 90 विद्यार्थी दिए हुए जो फेल हो गए हैं। तो हम देखा जाए यहाँ पे तो 20% लड़के और 15% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई है। ठीक, टोटल मान लेते कि आपके x लड़के थे जिसमें से 20% लड़कियाँ क्या हो गई, 20% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो 20/100 लड़के जो क्या हो गए, फेल हो गए। ऐसे अपन लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y, और ये टोटल y में से कितने लड़कियाँ फेल हो गई, 15% लड़कियाँ फेल हो गई। तो ये 20/100 इंटू एक्स प्लस 15/100 इंटू वाई, ये टोटल क्या हो गए, जो विद्यार्थी फेल हुए ये लड़के हो गए और ये गर्ल्स हो गई, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हो गए। और टोटल कितना दिया हुआ दोनों का, टोटल दिया हुआ 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये पहली इक्वेशन बन गई अपनी। वैसे ही आपको आगे बोला है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, यानी कि लड़कों की संख्या अधिक थी। अब लड़के 20% अगर फेल हुए तो पास कितने होंगे, पास होंगे 80%, यानी कि एक्स का 80% पास हो गए। और लड़कियां कितनी पास होगी, लड़कियां 15 अगर फेल हो गए तो बच्चे कितनी, 85 लड़कियां क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। 85% लड़कियां पास हो जाएगी। और दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, अपने को कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि यहाँ पे लड़के ज़्यादा है। ठीक है अब ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम 4 का इंटू कर देते हैं पूरे में, तो ये 20 चौक 80 बन जाएगा, 80/100, और ये भी 80/100, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे 15 चौक 60y हो जाएगा, 60y/100, और यहाँ 85y/100। अब माइनस कर रहे हैं अपन तो साइन चेंज हो जाएंगे पहली बात तो। ठीक, माइनस कर रहे तो साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों कट गए। और यहाँ पर 15 चौक 60 हो गया, 60y/100, और यहाँ 85y/100। तो 60 में 85 प्लस हो जाएगा, 60 और 85 कितना हो जाएगा, 60 और 80 140, 145/100y बराबर ये हो जाएगा 936। 360 इसमें 36 को माइनस करना है अपने को, यानी कि 290। अब 145/100 बराबर y है, तो यहाँ y के लिए निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 290/145 हो जाएगा, और 100 इंटू हो जाएगा। 145 का दो गुना होता है 90, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 200, यानी कि जो गर्ल्स थी, गर्ल्स को y माना था अपन ने, तो y गर्ल्स कितनी आ गई, 200 आ गई। अभी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखे इसको, तो 20/100 x प्लस 200 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 100 से 200 कटेगा 2 बार, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 90 बचेगा आपका। ठीक, अब 30 उधर जाएगा तो 60 बन जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20/100 x हो जाएगा। इसकी ये भी 1/5 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा 6×5 30, 300 आ जाएगा बॉयज़, यानी कि जो बॉयज़ थे वो 300 हो जाएंगे, गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। पूछा क्या है आपसे, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल कितना हो जाएंगे, दोनों मिला के 500 हो जाएंगे, 300 और 200 मिला के 500 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 372 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 7 - 5 + 2 दिया हुआ, सिंपल है। 372/56 इंटू 7 - 5 + 2, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बोर्ड मास का भी फॉलो करते जाओ और सोल्व हो जाएगा। 7 से कट जाएगा ये 8 बार में, और ये आपका 8 से पूरा नहीं कट रहा है, कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 5 बचेगा 52, 8 छः 48, 4/8, यानी कि 1/2, 46 से 1/2 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, -3, 46 1/2 - 3 कितना आ जाएगा, 43 सही 1/2। नंबर बी सही। ठीक, आगे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, x - 1 x + 1 x + 3, जो x + 3 है सबसे बड़ी है ये, यानी कि ये कर्ण हो जाएगी आपकी। ठीक, और कर्ण की लंबाई पूछी है आपसे क्वेश्चन में, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें x + 3 दिया हुआ है, बाकी भुजा x - 1 + 1। पाइथागोरस लगा दो, x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस -2x + 1, x² प्लस 2x + 1 बराबर यहाँ पे x² प्लस 6x + 9। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। 2x से 2x गया आपका, यहाँ बचेगा 2 × x² + 1 बराबर x² प्लस 6x + 9।
यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 2x² + 2 एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो बचेगा x², 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये जो 6x है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका इंटू करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए आपका, ठीक है। वो इस तरह से हो सकता है, माइनस का 7x + x - 7 = 0। यहाँ से x - 7 और x + 1 वो आपके नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और -1 रहेगी, अपने को माइनस तो लेना नहीं है, आपका 7 ही आएगा, इनकी x कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, 7 रख दो यहाँ पे। वैसे कर्ण पूछा है तो 7 + 3 10 हो जाएगा इसका, ठीक। इस तरह से करना है। अगला देखते हैं, पाइथागोरस था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में PQR क्रमशः AB BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ = PQ, QC = QR और BAC आपको दिया हुआ है 75। तो आपको पूछा है PQR की माप क्या हो। एक त्रिभुज बना लेते हैं, अपने को ABC दिया हुआ है, इसमें आपको दिया PQR जो है AB BC और CA पर है, यानी कि ये P हो गया, BC पर आपका Q हो गया, C पर R हो गया। BQ = PQ दिया हुआ है, यानी कि ये जो BQ है ये किसके बराबर है, PQ के बराबर। उसके बाद दिया हुआ है QC = QR, तो ये QC जो है आपका ये QR के बराबर, ठीक। आपको दिया हुआ BAC 75, BAC यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ 75 डिग्री, तो पूछा है आपसे PQR का, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, ठीक। चलो हम देख लेते हैं इसको भी। अगर अपन माने कि ये जो एंगल B है ये अगर थीटा मान लिया, तो ये एंगल इस दोनों साइड अगर बराबर है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा अपना, ठीक। अब देखो त्रिभुज में एक एंगल 75 का है, एक एंगल थीटा है, तो ये जो तीसरा एंगल है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 75 - थीटा, यानी कि 105 - थीटा हो जाएगा, ठीक। अब ये एंगल अगर 105 - थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, तो 5 - थीटा हो जाएगा, ठीक। अब ये अगर बात करें इस लीनियर पेयर की, यानी कि ये लाइन है, इस लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, जिसमें से ये थीटा है, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 180 - थीटा, कितना बचेगा ये 180 - थीटा बचेगा। और इधर बात करें इस लाइन की, तो ये अगर पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का बनता है, तो इसमें से इतना एंगल अगर 105 - थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल जो है ये आपका हो जाएगा 75 + थीटा। अभी तो 180 हो जाएंगे दोनों को मिला के, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल, 180 बचेगा, अभी आपका 75 + 105 180 हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये चतुर्भुज देखो आप APQR, APQR में अगर देखें तो चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, तो चारों एंगल का सम 360 कर देते हैं अपन। एंगल A आपको दिया हुआ 75 डिग्री, एंगल P दिया हुआ है आपको 180 - Q, एंगल Q आपको निकालना है, और आपको दिया हुआ है एंगल R 75 + थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 75 75 150 और 180 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, ठीक है। 180 और 150 कितना हो जाएगा 330 प्लस एंगल Q बराबर 360, तो यहाँ से एंगल Q ले जाएगी 30 डिग्री, कितनी जाएगी 30 डिग्री, और यही अपने को निकालना था एंगल Q कितना जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। एंगल है आपको दिया हुआ, एंगल B को अपन ने थीटा मान लिया, इससे आपका एंगल P भी थीटा हो जाएगा, और एंगल जो C है वो आपका 180 में से 75 और Q थीटा को हटा देंगे तो वो आ जाएगा, यानी कि 105 - थीटा, और इसकी वजह से ये वाला एंगल भी आपका 105 - थीटा बन जाएगा। अब आपका लीनियर पेयर लगा देंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर से आपके चतुर्भुज के जो एंगल है उनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से आपको एंगल Q मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ो, आगे दिया हुआ है आपको एक समबाहु त्रिभुज ABC में केंद्र O वाले वृत्त पर उत्कीर्ण है, लघुचाप BC पर बिंदु D है और CBD = 40 डिग्री दिया हो, तो BCD का माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका समबाहु त्रिभुज है आपका ABC, तो समबाहु त्रिभुज बना देते हैं अपन ABC, है ना। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया A, B और C, केंद्र O है, यानी कि आपका त्रिभुज बन जाएगा यहाँ, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। इसमें बोला गया है कि केंद्र O है, ये केंद्र O हो गया, लघुचाप BC पर बिंदु D इस प्रकार है, यानी कि लघुचाप कौन सा है आपका BC, इस BC पे लघुचाप जो है इस पे बिंदु D आपका इस तरह से दिया हुआ है कि CBD 40 डिग्री है, C, B और D, यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है,
CBD दिया, यानी कि ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है आपको CBD, ठीक। और BCD का मैं पूछा, यानी कि ये वाला एंगल पूछा आपसे, BCD क्या होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर ये वृत्त है, वृत्त के अंदर आपका ABCD एक चतुर्भुज बन रहा है, तो जो A और D है ये चक्र चतुर्भुज के अंदर आ रहा है, यानी कि ABCD जो है आपका क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। और आपको बोला गया है कि जो एंगल जो त्रिभुज ABC है वो कितना है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये एंगल से 60 डिग्री होगा, B और C भी 60-60 डिग्री होंगे। अब एंगल A अगर 60 डिग्री है, उसके सामने का जो अपोजिट एंगल है वो कितना होना चाहिए चक्र चतुर्भुज के अकॉर्डिंग, दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है चक्र चतुर्भुज में, आमने सामने के एंगल का योग। तो अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल D कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तभी 180 डिग्री होगा दोनों का, यानी कि एंगल D 120 हो गया। अब त्रिभुज BCD की बात करें तो अगर एंगल B 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल D 120 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम होता है 180, B दिया हुआ 40, D दिया हुआ 120, तो C हो जाएगा 40 20 40 और 12 4 16 की 160, 160 में 180 से गया तो कितना बचेगा 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंगल जो C रहेगा आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे देखो, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको यहाँ पे बोट की चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने पर धारा में उतनी ही दूरी में जाने में लिए गए समय से 30 मिनट का अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा आपसे, ठीक है। आपको नाव की चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बोला गया कि धारा की विपरीत दिशा में जाना है आपको, देखिए 24 किलोमीटर है, कहाँ जाना है, धारा की विपरीत दिशा में, तो B माइनस हो जाएगा, 20 माइनस स्ट्रीम की चाल, ये तो हो गया विपरीत दिशा में। अब धारा की दिशा में कितना जाती है, 24 ही जाती है, और आपका 20 प्लस एस हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, जो विपरीत दिशा में जाती है इसको ज़्यादा लगेगा, तो ये बराबर होगा किसके, इससे 30 मिनट का अधिक समय लेती है, यानी कि ये जो है आपका ये 30 मिनट अधिक लेती है, मिनट को घंटे में चेंज करने 30/60 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बनेगी आपकी। विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर हो जाएगा समान दिशा में लिया गया समय प्लस जो एक्स्ट्रा समय है उसके, या फिर आप बोल सकते हो कि विपरीत दिशा में लिया गया समय और समान दिशा में लिया गया समय का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक। ये अंतर मतलब ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है 30 मिनट, और मिनट को अपने घंटे में चेंज कर लिया 30/60 हो गया, ठीक। यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, आप चाहो तो एस की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो अपने माइंड से, या फिर आप इसको सोल्व करके एक इक्वेशन बना के एस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अज्यूम करें तो ऐसा नंबर सोचो जो आपका एस की वैल्यू रखने पे आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो 24 उधर भेज देते इसको, तो यहाँ बचेगा आपका 1/20 माइनस एस, 1/20 प्लस एस बच जाएगा, 24 को मैं उधर भेज रहा हूँ कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1/24। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 20 प्लस एस माइनस 20 प्लस एस हो जाएगा, माइनस का भी इंटू कर दिया साथ में, ठीक है। 20 प्लस एस और इधर ये 20 माइनस एस हो जाएगा, तो माइनस का 20 और प्लस का एस बन जाएगा ये, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 20 प्लस एस 20 माइनस एस, यानी कि a प्लस बी एम एस बी, तो 20 का स्क्वायर 400, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस रहेगा 20, ठीक। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा 2s, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 30 दूने 60, यानी कि 1/48। अब ये 48 एस और एस 2s हो गया और 48 हो जाएगा, कि 496, 48 दूने 96, एस बराबर 400 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, एस स्क्वायर माइनस प्लस 96 एस माइनस 400 बराबर 0। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो आपका 100 × 4 कितना होता है 400, और 100 में से 4 गया तो 96 हो जाएगा, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 100s माइनस 4s माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा एस की वैल्यू -100 और +4, यानी कि आपका एस की वैल्यू +4 चलेगी यहाँ से, ठीक। सॉल्व कर लेना इसको, एस की वैल्यू +4 मिलेगी आपको, -100 भी मिलेगी पर वो माइनस अपन लेंगे नहीं, +4 हो जाएगी, यानी कि आपका जो धारा की चाल है वो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ से आपको धारा की चाल मिल चुकी है, बोट की चाल आपको दी हुई है, अब आपको जो पूछा है वो निकाल लो। शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करेंगे, यानी कि 20 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 22। अब बोला गया है कि धारा की दिशा में यानी कि जो 39 किलोमीटर है वो किस में करना है, धारा की दिशा में 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि b प्लस एस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 22 और 4 26 हो जाएंगे, फिर प्लस बोला है
धारा की विपरीत दिशा में कितना 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की धारा की विपरीत दिशा में करना है और किस स्पीड से करना है, तो आपके दोनों के अंतर को ले लेंगे, यानी कि पोर्ट की चाल 22 और धारा की चाल 4, 22 में 4 गया तो 18, ये आपका टाइम आ जाएगा। 13 3 39, 13 2 26, 3/2 तो ये आ गया, और यहाँ पे आपका 6 पंजे 30 और 6 3 18, 5/3 ये आ गया। सोल्व करेंगे तो 9 10 19/6 हो जाएगा, यानी कि 6 3 18, 3 घंटे 1/6 यानी कि 10 मिनट ये आ जाएगा। 3 घंटे 10 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी आपको। ठीक है, एग्जामिनर चाहता था कि आपका टाइम यहाँ वेस्ट हो, तो यहाँ पे अगर आपने 1 मिनट भी लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 13। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर, बी ने सी को 10% की हानि पर, सी ने इसे 5,625 का भुगतान किया है, तो फ़ोन के लिए कितना भुगतान, तो ए ने कितने में फ़ोन को लिया था, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर ए ने फ़ोन बेचा है, किसको बेचा है, बी को, कितने के लाभ पर, 25% के लाभ पर, यानी कि ए ने कितना कमाया, 25%, 1/4 होता है, यानी कि 5/4 में उसने बेच दिया। ए ने कितने में बेचा, 5/4 में। अब बी को मिला, बी ने क्या किया, 10% की हानि पर सी को बेच दिया, यानी कि उसने 9/10 में उस फ़ोन को बेच दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, अब सी ने क्या किया, इसके भुगतान के लिए कितने पैसे दिए, 5,625 रुपये दिए, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, ए ने बी को दिया 5/4 पे, और बी ने सी को दिया 9/10 पे। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है आपकी, 9 से कट जाएगा क्या ये, 2 22, 9 से कट जाएगा, 9 5 9 6 54 हो जाएगा, 9 3 18, 4 बचेंगे, 9 5 45। ठीक, अब फिर 5 से कट जाएगा, 12 5 60, और 25 इंटू 40 कितना हो जाएगा ये, 500 और 0, यानी कि 5,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, इस तरह से एक लाइन में करना है, काटापीटी करके सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बोला गया 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2015 और 16 में बे प्रकार की कारों के कुल निर्यात का कितना अनुपात था, ये पूछा गया। 2014 और 17 देखो, 14 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। इसमें बोलना है प्रकार ए प्रकार की कार को नीले कलर में दर्शाया गया, तो नीले में कौन कौन सा दिया हुआ है, 200 और 175, यानी कि 375 हो गया। ठीक, इसका अनुपात चेक करना है, किससे का चेक करना है, 15 और 16 में बी प्रकार की कार से, तो बी प्रकार का लाल है, और 15 और 16 की बात है, तो यहाँ पे 250 और 200 कितना हो जाएगा, 450। चेक कर लो, इसको कट रहा है, ये आपका 25 से कट जाएगा, चलो 5 से कर लेते हैं, 5 तो 35, 55 25, 5 9 45 90, फिर 5 से कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 3 से 5 बार, 3 से 6, 5 अनुपात 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, यदि x + y + 3 = 0 है, तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन 1 दी हुई है और वेरिएबल 2 दिए हुए हैं, तो हमेशा एक वेरिएबल को 0 मान लिया करो। ठीक है, यहाँ पे कितनी इक्वेशन दी हुई है, ओनली एक इक्वेशन दी हुई है, वेरिएबल कितने है, वेरिएबल 2 है, तो यहाँ हम y को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो ये y गया, यहाँ से भी y गया, यहाँ से भी y गया। क्या बचा आपसे, अब आपसे यहाँ क्या बोला है, x + 3 = 0, कि x बराबर -3 हो गया यहाँ से। अब x बराबर -3 यहाँ पुट कर दो, -3 का पावर 3, और यहाँ ये दोनों तो कट गए, +9, तो -3 की पावर 3 की -का 27, +9 -का 18 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको जो इक्वेशंस दी हुई है वो 1 दी हुई है और वेरिएबल 2 दिए हुए हैं, तो जब भी ऐसा कंडीशन बनती है तो आप एक वेरिएबल को 0 मान लो। ठीक, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, ये वैल्यू पुटिंग वाला काम था यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका। बोला गया sin 23 cos 67, तो देखो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, यानी कि sin 23 को जो है हम लिख सकते हैं cos 67 डिग्री, कैसे, 90 - थीटा करके। ठीक है, तो ये cos इंटू कोस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 67 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें सेक और साइन की, तो सेक जो होता है वो cos होता है उल्टा, यानी कि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, cos 52 हो जाएगा, ये नीचे जाएंगे, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे साइन दिया हुआ 38, कोस दिया 52, और जब भी साइन बटा कोस होता है और दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाता है, 1 बन जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ बात करें cos 23 और sin 67,
तो ये जो cos 23 है ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 67 बन जाएगा। ठीक है, cos 23 जो है ये क्या बन जाएगा, साइन 67 बन जाएगा। साइन 67 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 67, ये आपका 1 आ गया यहाँ पे। फिर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 67। फिर आपका यहाँ देखो कोसेक और कोस दिया हो, तो कोसेक जो है ये आपका क्या बन जाता है, कोसेक को मत बनाओ, चलो कोस को बनाते हैं। तो कोसेक है आपका वो क्या बन जाता है, उल्टा होके साइन बन जाता है, यानी कि नीचे जाके क्या बन जाएगा, ये साइन 52 बन जाएगा। और अभी बताया मैंने अपन ने कि साइन बटा कोस हो या कोस बटा साइन हो, और अगर उनके एंगल का वैल्यू, एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा। ठीक, नीचे आपको दिया हुआ कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। तो जो कोसेक स्क्वायर है इसका अपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि इस तरह से कर सकते हो आप। कोसेक जो होता है वो सेक 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक 70 डिग्री हो जाएगा। अब सेक 70 डिग्री और टेन 70 डिग्री इस तरह से आप कर सकते हो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक, और ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, 1 बन जाता है, यानी कि यहाँ ऊपर जो होगा आपका दोनों मिलकर 1 हो गए, और यहाँ 2 1 आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं अपॉन में 1, यानी कि 3/1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, आपको यहाँ पे जो है दिए हुए एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से कोस स्क्वायर मिलेगा, सेकंड वाले से 1 मिलेगा, थर्ड वाले से साइन स्क्वायर मिलेगा, और फोर्थ वाले से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन में ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, और कार्य पूरा होने में बी ने कुल कितने दिन लिए आपसे पूछा। ठीक है, सिंपल दिया हुआ है, ए और बी का काम दिया हुआ है। ए ने लिए 16 दिन, बी ने लिए, उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। 16 × 38 12 चौक 48। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 7 का। और कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक, यानी कितना काम कर लिया इन्होंने, 28 काम पूरा कर लिया। बचा कितना, बचा है अभी 20 काम। 48 में से 28 काम पूरा हो चुका है, बचेगा कितना, 20। ये कौन करेगा, ये करेगा बी शेष काम को पूरा करेगा। बी कितनी एफिशिएंसी करेगा, 4 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में, यानी कि बी को यहाँ पे लगे 5 दिन, और उसने ऑलरेडी ए के साथ कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। तो 5 दिन यहाँ और 4 दिन यहाँ, कितने हो जाएंगे टोटल, 9 दिन हो जाएंगे। यानी कि जो बी है उसने कुल कितने दिन तक काम किया था, 9 दिनों तक काम किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। अगला दिया हुआ है, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई मीनार है जो अभी पूरी नहीं हुई है, और यहाँ से मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है आपका। इस बिंदु से जब मीनार को देखते हैं तो वो एंगल कितना बनता है आपका, 30 डिग्री का। फिर आपको बोला गया कि मीनार को कितनी ऊंची और बनानी चाहिए, कि आपका जो इसी बिंदु से मीनार को देखने पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाए, ये आपसे बोला है। ठीक है, तो ये आपको ये वाली हाइट निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर 30 डिग्री की बात करें अपन, इस छोटे वाले एंगल की, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ पे 30 के सामने 1 होता है और 60, इसको हटा दो। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, ये 60 है। ठीक है, 30 के सामने अगर 1 है, 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ देखो ये एंगल कितना है पूरा बड़े वाले त्रिभुज में, 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने कितना होता है, 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने कितना होता है, टोटल 3 होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये इतना सा आपका 1 है और ये पूरा का पूरा 3 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचा 2, कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे आपको देखो सारी वैल्यू मिल चुकी है, और आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 78 मीटर। तो √3 की वैल्यू अगर 78 मीटर है तो आपसे पूछा किसका है, उसको कितना ऊपर और बनाना चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है आपसे 2 की वैल्यू, तो 78/√3 × 2 हो जाएगा ये। अब √3 जो है इसको परिमेयकरण कर देंगे अपन, 78 × 2 × √3/3 हो जाएगा ये। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया था मैंने, √3 का ऊपर भी नीचे दोनों तरफ नीचे गुणा कर दिया। अब 3 से कट कर दो, इसको कितना आएगा, 3 दूने 6, 3 6 18, 26 दूने 52 √3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कुछ भी नहीं, वैल्यू वगैरह आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू 30 डिग्री के सामने क्या होती है, 60 डिग्री के सामने क्या होती है, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 19,
एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये हो जाता है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लिया जाए कोई वस्तु 400 रुपये की थी, उस 400 पे आपको डिस्काउंट दिया कंपनी ने। पहला डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि वस्तु पड़ेगी आपको 9/10 की। तो दूसरा डिस्काउंट पता नहीं कितने का दिया, X% का दिया है, और उसके बाद वस्तु की जो कीमत हो गई कितनी हो गई, 216 रुपये हो गए। तो अपन मान लेते हैं कि X% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 माइनस X/X का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक, ऐसे निकालते ना डिस्काउंट, 100 में से उसको घटा के जो बचा हुआ वैल्यू वो अपना उस वस्तु का मूल्य आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। इस तरह से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो 0 से 0 क्या, 9 चौक 36, 360 रुपये हो जाएगा, 360 उधर चला जाएगा, यानी कि 100 माइनस X/100 बराबर कितना हो जाएगा, 216/360 ये हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस X/100 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 उधर जाएगा तो 216 में से 360 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ काटापीटी कर लो आपका, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूने 6 3 18 और 6 6 36, 6 6 36 0, फिर 6 से कटेगा 6 6 36, 6 दाम 60। ठीक, और फिर आपका यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10, और 5 से कट जाएगा 100, 20 12, 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस X। तो 100 में से 60 गया बराबर कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे X की कितनी जाएगी, 40%। तो जो दूसरा डिस्काउंट था आपका X वाला वो कितना हो जाएगा, 40% का हो जाएगा। ठीक है, 40% का डिस्काउंट मिलेगा दूसरा वाला। आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको। ये तो अपना हो गया बेसिक, मतलब बेसिक क्या शॉर्ट मेथड हो गया देखा जाए तो, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपकी स्पीड यहाँ पे अच्छी है तो आप टाइम बचा लो, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है खाली, बस ये कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये 1 लाइन का क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा तरीका आप देखते हो तो इसमें क्या आपको एक दिया हुआ 10% का डिस्काउंट, यानी कि वस्तु कितनी हो जाएगी, 10% डिस्काउंट देने के बाद में 400 का 10% 40 रुपये आएगा, 400 को 40 में से घटा दो 360 रुपये आ जाएंगे। अब 360 से 216 कैसे बने ये आपको देखना है। तो 360 में से कितना कम करें, 216 जाएगा, तो यहाँ पे 60 और 80, 140, 144 रुपये कम हुए 360 से, इंटू 100 ऐसे निकालो तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी काटापीटी करोगे तब भी अपना आंसर कितना आ जाएगा, 40%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरी हुई है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल का स्तर कितना ऊपर उठेगा, आपसे पूछा गया। तो यानी कि अब देखा जाए तो एक आयताकार घन आपको दिया हुआ है, उस घन के अंदर एक क्यूबॉइड को अपन डाल रहे हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड को उसके अंदर गिरा रहे हैं, तो आपका जो जल का स्तर है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये जल यहाँ पे था और आपने जब क्यूबॉइड डुबाया पूरा इसके अंदर डूब गया, तो वो जल का स्तर मान लो यहाँ पे आ गया। तो आपसे पूछा है कि ये जो स्तर बढ़ा है जल का, ये कितना बढ़ेगा। अब ये जो जल का स्तर बढ़ेगा ये आपका इस जो घन दिया हुआ है, जो घन हम डुबाएंगे उसके अंदर, उसके आयतन के बराबर ही बढ़ेगा। यही होगा ना, जब हम किसी घन को उसके अंदर डुबाएंगे तो जो घन जितनी जगह घेरेगा उतना ही तो पानी ऊपर बढ़ेगा अपना, यानी कि जितना आयतन घन का होगा उतना ही आयतन का पानी जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो घन का जो आयतन रहेगा वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, इस घनाभ के आयतन के, जिसमें आपका जो ऊंचाई रहेगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, जो घन का आयतन है यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई दी हुई है 16, चौड़ाई दी हुई है 8, और ऊंचाई अपने को बताना है कितना बड़ा है, कितना पानी ऊपर उठा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप ये वाली वैल्यू रखो और क्वेश्चन को गलत करो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऊंचाई जो बड़ी हुई है वो बताना है, यानी कि यहाँ पे आपको ये इतना साइज फॉलो करना है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी कि जो एज है, जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ जाएगी, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल का स्तर जो है वो 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21। आपको बोला गया कि सुबह 6 से सुबह 8 के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या और सुबह 9 से सुबह 11 के बीच गुजरने वाली संख्या का अनुपात बताना है आपको। तो 6 से 8 के बीच में देखो, 6 से 8 के बीच में कितनी संख्या गाड़ी गुजर रही है, 70 और 105 यानी कि 175 गाड़ियाँ। इसका अनुपात बताना है किससे, 9 से 11 के बीच में। तो 9 से 11, ये 9 से 11 यानी कि आपका 115 और 95, तो कितना हो जाएगा 100 90 190 और 20 210। काटापीटी कर लो इसको, ये आपका 5 या 15, 55 25, 520, 5 10, 7 5 35, 7 6 42, 5 5 6 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 23A 60B, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। यानी कि आपको 3 का डिविजिबिलिटी आना चाहिए, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी आना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, बट आपको यहाँ बोला है कि 3 से तो विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, बट 9 से नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पे देखो, इसको ऑप्शन सोल्व करेंगे अपन, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ देखो आपका जो भी 3 से 9 से डिवाइड हो रहा है उसको तो अपन ऑप्शन पहले काट देंगे। जैसे कि यहाँ देखा जाए 9, 6 और 3 9, 8 8 16 और 2 18, यानी कि 9 से कट रहा है तो ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 3 9, 7 और 2 9 और बाकी बचा 8 7 15, यानी कि ये आपका 9 से नहीं कट रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद देखिए 9 खत्म, यहाँ पे 6 और 3 9 खत्म, 2 8 5 13 और 2 15, ये भी 15 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। यहाँ 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 8 16 और 2 18, यानी कि ये भी आपका 9 से करता है तो ये भी गया। अब बाकी बात करते हैं इन दो ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 2 और 3 की। इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, तो इन दोनों में चेक करो, ये दोनों नंबर जो है आपके 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं है। ठीक है, बट इनमें से चेक करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, इनकी बड़ी संख्या ये रहेगी अपनी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 प्लस कोस थीटा है। तो आपको थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेना है और आपको बताना है 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, बट थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि आपकी किसी भी वैल्यू में √15 के लिए आ पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये जो साइन स्क्वायर दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कोस थीटा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 3 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 4 कोस स्क्वायर 4 को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा और 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका मल्टीप्लाई करने पे 4 मिले और प्लस माइनस करने पे 3 मिले। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा में इसको ब्रेक कर सकते हैं, -1 बराबर 0। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका 4 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा आपका कोस थीटा प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा आपका कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0 और 4 कोस थीटा प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ से तो माइनस की आएगी वैल्यू, यहाँ पे देखते यहाँ पे देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1, और यहाँ देखा तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये -1 आएगा, तो 1/4 आ जाएगी यहाँ से। तो ये कोस की वैल्यू 1/4 आ गई। अब कोस की वैल्यू 1/4 आ गई तो अपन ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा आपका, जो कोस थीटा है वो क्या दिया 1/4, और जो कोस थीटा होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार दिया हुआ है 1 और कर्ण दिया हुआ है 4। ठीक है, और जो आपका लंब रहेगा वो कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 यानी 15, √15 आ जाएगा। अब इस आपको क्या पूछा है 2 tan थीटा, तो 2 × tan थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, लंब बटा आधार यानी कि √15 आ जाएगी, प्लस 4 sin थीटा, तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण यानी कि 4 × √15/4, माइनस सेक थीटा होता है आपका कोस का उल्टा, कोस होता है आपका 4/1 यानी कि 1/4 हो जाएगा। कोस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी कि 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 √15 और 4 4 गया तो √15 यानी कि 3 √15 -4 आ जाएगा इसका आंसर, 3 √15 -4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना है इसको, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगला दिया हुआ है x + 6y बराबर 8 और xy बराबर 2 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें अपन, तो अगर xy बराबर 2 है इसका मतलब क्या हो सकता है 1 × 2 बराबर 2 हो सकता है।
अब देखा जाए तो x की वैल्यू 1 या 2 में से कुछ भी हो सकती है, यानी कि x y की वैल्यू है 1 2। ठीक, यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं अपन। अगर अपन x को 2 माने और y को 1 माने तो 6 कम 6 और 2 8 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने पे अपना आंसर बन रहा है। तो x की वैल्यू 2 यानी कि 2 का क्यूब 8 प्लस y की वैल्यू 1 रखने पे 216 इंटू 1 216 हो जाएगा। 216 और 8 224 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसका क्यूब कर लो, दोनों साइड क्यूब कर लो तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट है। अगला देखो, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर आपको दिया हुआ 5082। तो राशि बताना है। कुछ भी नहीं है, 10% की दर है तो 2 साल का पता ही है सभी को 21% होता है, और 4 साल का सभी को पता है 46.41 होता है। ठीक है, ये दोनों का अपने को ध्यान रखना। 10% की रेट से 2 साल का 21%, 10% की रेट से 4 साल का 46.41%। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर आपको 5000 वैसे दिया हुआ, पर अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ रहा है 25.41% आ रहा है, जो कि आपको दिया हुआ 5082 के बराबर। अब यहाँ से निकाले 1% की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपकी 200 आ जाएगी। ठीक है, इसको काटापीटी करेंगे तो 1% की वैल्यू 200 आ जाएगी, और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना 10% की दर से 2 साल का 10% की दर से रेट होता है 21%, और 10% का 4 साल के लिए कितना होता है 46.41%। दोनों का अंतर आपको 25.41 मिल जाएगा, जो कि आपको दिया 5082। यहाँ से आपको 1% की वैल्यू निकाल के 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो अपन ने 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपकी एसएससी की एग्जाम में पूछे गए थे 11 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में। ऐसे ही आपको सभी शिफ्टों के धीरे धीरे 1-2 दिनों में वीडियो मिलते जाएंगे, तो आप बने रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।